हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम, सेट एग्जाम के इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया आईटी से फ्रॉम ट्रिपल आईटी, सीएसआईआर इंडियन साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एजुकेटर इन बीएस एकेडमी और काफी हम लोग लेसन्स क्रिएट कर चुके हैं पेपर 1 पेपर 2 के रिगार्डिंग में। ओके, तो आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम, सेट एग्जाम का, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी लेसन्स क्रिएट किए हैं और ये जो लेसन्स है वो आपके काफी अपडेट हो रहे हैं और डिफरेंट जो फैकल्टीज है हमारे यहाँ की उन्होंने इसको क्रिएट किया, जिसके अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हमने काफी लेसन्स क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने वीडियो क्लासेस हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, थ्योरी लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराए हैं। तो आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप हम लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल जो है हमारा पेपर 1 का अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम के काफी लेसन्स क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर हमारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मोर देन 350 प्लस वीडियो क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप इसके रिगार्डिंग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो आज का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, वो साथ साथ देखते हुए चलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले है which amongst the following would be the most effective in mitigating the effect of externalities, यानी इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम लोग एक्सटर्नलिटीज को मिटिगेट कर सकते हैं, यानी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली, एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी या फ्रीइंग द मार्केट या फ्रीलांस मार्केटिंग। ओके, तो देखिए इसके अंदर देखा जाए सबसे पहले जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है ये पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, और एक्सटर्नलिटीज को मिटिगेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना है। ठीक है, इनमें से किसको हम चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज। एन एक्सटर्नलिटी इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज। अब देखिए, एक्सटर्नलिटीज कैन बी पॉजिटिव, एक्सटर्नलिटी कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन। अब देखिए पॉल्यूशन का जो साइड इफेक्ट है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर, साथ में हमारे यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उस पर पड़ता है। हम लोग व्हीकल्स में जाते हैं, पॉल्यूशन हमें लगता है, पॉल्यूशन के हम इफेक्ट में आते हैं और पॉल्यूशन से हमारी जो हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ता है। अब अल्टीमेटली हर पर्सन जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो उसका कुछ ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस का पार्ट होता है, किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा होता है, तो उसका एक्सटर्नलिटी, इसका पॉल्यूशन का हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर फर्क पड़ता है, जिसका फर्क बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो ये जो है हमारा जो पॉल्यूशन जो है ये एक तरह का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आएगा। उसी तरह से जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेल एजुकेटेड होता है तो इसका इंपैक्ट जो पड़ता है बिजनेस के ऊपर वो पॉजिटिव होता है। ओके, सो एन एक्सटर्नलिटी इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी experienced by the third party. Okay, that is the meaning of that is the definition of externality. So the effect of pollution emitted by the factory is an example of negative externality, because as our environment is surrounding with the dirtiness and also it affects the health of any individual, which will definitely affect our business. Similarly, the effect of well-educated labor force on the productivity of a company in an example of positive externality. So externality can be positive, can be negative. For example, pollution is a negative externality and the well-educated labor, well-educated human force is an example of positive externality.
ओके, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब इसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो हमें इंपैक्ट करती है। सो विच अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मिटिगेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी? दैट इज द फिजिकल पॉलिसी। नाउ फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? फिजिकल पॉलिसी हमारी हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। खास तौर से किस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर होगा, किस पे टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स नहीं लगाना है, किसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना है, तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं हमारे यहाँ की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो करती है। तो इस केस में करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन, यानी आपको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव करना है। सो total social sacrifice is equal to total social benefits, marginal social sacrifice is equal to the marginal social benefits, net social sacrifice is equal to net social benefits, average social sacrifice is equal to the average social benefits। अब हम आते हैं कि पहले तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब क्या है, यानी ठीक है, so the state should collect the revenue and spend the money so as to maximize the वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए सोशल एडवांटेज की बात करें तो सोशल एडवांटेज का क्या अर्थ है? अब हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हैं। अब इस सोसाइटी को चलाने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को रखा कि जो भी हमारी सोसाइटी की जो भी वर्क है या वेलफेयर है उसके ऊपर हमारी एक गवर्नमेंट होगी जो हमारे लिए काम करेगी। अब ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को भी अपने वर्क को चलाने के लिए, करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। अब ये रेवेन्यू जो होता है उनको टैक्स के रूप में मिलता है, और ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपनी जनता से। सो अब इस टैक्स का जो मनी होता है वो इंडिविजुअल पर खर्च करती है। तो द स्टेट शुड कलेक्ट द रेवेन्यू एंड स्पेंड द मनी सो एज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो व्हेनेवर द स्टेट इंपोज एनी टैक्स सम दिस यूटिलिटी इज क्रिएटेड। पीपल ऑलवेज थॉट दैट कि हम अल्टीमेटली भाई मनी कमा रहे हैं बट फिर भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो ये गवर्नमेंट के जो मनी जो खर्च हो रहा है, तो आप लोग टैक्स जो दे रहे हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसकी इस मनी से, इस रेवेन्यू से आपके लिए काफी वर्क करती है। प्रैक्टिकली तो वर्क करती है बट कुछ वर्क फिर वो करप्शन के ऊपर होता है, बट आज टॉपिक है वो करप्शन का नहीं है तो हम वी विल नॉट डिस्कस इट। सो व्हेनेवर द स्टेट स्पेंड सम मनी देयर इज गेन इन यूटिलिटी। अब मनी एजुकेशन पे खर्च होगा, हमारे रिसोर्सेज पे खर्च होगा, तो अल्टीमेटली इसका जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है टैक्स का वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी सोसाइटी के लिए। सो द स्टेट शुड सो एडजस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट सरप्लस ऑफ यूटिलिटीज इज मैक्सिमाइज एंड डिसयूटिलिटीज मिनिमाइज। हमें हमारे स्टेट को इस तरह से वर्क करना है कि हमारी यूटिलिटी तो मैक्सिमाइज हो सके और हमारी डिसयूटिलिटी जो है वो मिनिमाइज हो सके। ओके, सो इस केस में whenever the marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit, यानी हमारा जो सेक्रीफाइस है वो हमारे सोशल बेनिफिट के इक्वल होगा, दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ओके, सो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। सो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स डील्स विद, यानी जो स्टैट्यूटरी टैक्स होता है, यानी जिसको हम SI कहते हैं, टैक्स का क्या मतलब होता है? The person legally responsible for the paying the tax, the amount of revenue left over after taxes, the amount of taxes paid after accounting for inflation, the amount of tax revenue generated after taxes levied. Okay, so what is the meaning of statutory incidence of a tax? So statutory incidence का मतलब होता है, the statutory incidence refers to the individual or group of individual who are responsible for physically remitting a particular tax to the government। यानी स्टैट्यूटरी इंसिडेंस का मतलब होता है एक तरह के कि जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे वो गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्ट करे और उस मनी को वो अपने लिए खर्च कर सके और हमारे ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च कर सके। सो इट रेफर्स टू हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। अब देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी किसी पर्सन पे कुछ भी टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स
को करने का, टैक्स को लगाने का भी एक प्रोसेस होता है, एक उसका एल्गोरिथम होता है, या एक तरह से बोला जाए कि इस तरह से किसी भी पर्सन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो अल्टीमेटली टैक्स जो है वो उस पर्सन की लीगली लगाया जाता है कि उसकी अपनी खुद की हैसियत को देख के कि अल्टीमेटली वो कितना अर्न कर रहा है, जितना वो अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग जो है हर पर्सन पर टैक्स लगाया जाता है। ओके, तो सिमिलरली जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव या कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती हैं उन पर लगाया जाता है। सो द स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स डील विद द पर्सन्स लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग द टैक्स। ओके, सो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। Next question, the non-accelerating inflation rate of unemployment, that is NARIU means the rate of unemployment for which the change in the rate of inflation is zero, the rate of inflation which makes the rate of unemployment zero, the rate of inflation for which the change in the rate of unemployment is zero, the rate of unemployment which is equals to the rate of inflation. So, okay, so what is the meaning of NAIRU? Means the non-accelerating inflation rate of unemployment. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAIRU. सो स्पेसिफिक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज एविडेंट इन एन इकोनॉमी दैट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन टू इंक्रीज, यानी एक तरह का एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक हमारी इकोनॉमी के अंदर जिससे इन्फ्लेशन में कोई भी किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, दैट इज द मीनिंग ऑफ NAIRU. यानी मैं आपको फिर से बताऊंगा, नॉन एक्सेलरेटिंग inflation rate of unemployment means that level of unemployment in an economy that is not cause any increase in the inflation rate. Okay, so if unemployment is at the NIRU level, inflation is constant, means there is no increase and there is no decrease in the inflation. That is the meaning of NAIRU, means the non-accelerating inflation rate unemployment, यानी एक ऐसा unemployment rate जिससे इन्फ्लेशन रेट में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. सो NIRU ऑफन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द लेबर मार्केट. सो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर जो है, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर विच द चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट इज जीरो, मींस देयर इज नो चेंज, मींस देयर इज नो इन्फ्लेशन रेट. ओके, सो अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर मान जाएंगे किसी भी तरह का चेंज आता है तो द आवर इन्फ्लेशन रेट इज जीरो. ओके, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके नाउ फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमी इज टू एक्सप्लेन व्हिच आर द फॉलोइंग. मींस what is the meaning, what is the primary objective of any new classical economy whenever we are talking about the capitalist economy? Okay, means the new classical economy represent the business cycle phenomena, underemployment, wage price visibility, effectiveness of the government policy. Okay, chaliye, so first of all try to understand what is the meaning of new classical economies. So focus on the determination of good आउटपुट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केट थ्रू सप्लाई एंड डिमांड. यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमी जो एक तरह से कोरिलेट करती है या इसके अंदर जो ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिससे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं अपने गुड्स को, आउटपुट को, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू अवर सप्लाई एंड डिमांड. सो इट इज एन इंडिविजुअल रैशनैलिटी एंड इज एबिलिटी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो जनरली ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी है हमारे यहाँ की जो बिजनेस साइकिल है उसको रिप्रेजेंट करती है. सो अवर always it always represent that is the based on our rationality, means how can we increase our profit and how can we increase our labor force and how can we decrease our wages. So that is the meaning of new classical economy. Okay, so capitalist society के अंदर जो मेन मोटिव होता है उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है इन मिनिमम नंबर ऑफ, यानी हमारी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर. ओके, so for the capital economy the primary objective of the new classical economy is to explain which are the following, that is the business cycle phenomena. So इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है. So please mark first as a correct answer. So students, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. ओके, और अगर आपको किसी भी तरह की और भी कोई परेशानी अगर आती है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ओके, so students, I will meet you again in the next lecture. Thank you.